So canopy 2 attenuates the transition from compensatory hypertrophy to dilated heart failure in hypertrophic cardiomyopathy. कैनोपी 2 प्रोटीन हो सकती है, ये चेंज करती है ट्रांजिशन को कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी को, यानी कि हाइपरट्रॉफी कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी ये है कि अगर एक हार्ट वीक हुआ है तो उस वीकनेस को खत्म करने के लिए जो दिल होता है वो ज्यादा जोर से पंप करता है, और जब दिल ज्यादा जोर से पंप करता है तो उसके जो सेल्स होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं, कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम वेट उठाते हैं, जब तो वेट उठाते हैं तो हमारे मसल्स बड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह से हार्ट जो है फेल हो रहा हो तो वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के जरिए से हाइपरट्रॉफी करना शुरू कर देता है। ठीक है। और उस ये फिर कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी से डायलेटेड हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है। कैनोपी टू, कैनोपी टू के अंदर ये पावरफुल पावर है तो वो एटेन्यूएट कर सकती है, यानी कि चेंज कर सकती है ट्रांजिशन को कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी टू डायलेटेड हार्ट फेलियर, यानी कि किसमें, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमाथी मायोपैथी के पेशेंट के अंदर। तो हाइपरट्रॉफिक यानी कि जिनका दिल पड़ा हुआ होगा बेसिकली, तो उनको कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं उसको। तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर एक कैनोपी टू कोई चीज है, प्रोटीन हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली, आई डोंट नो, जो कि चेंज कर रही है कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी को डायलेटेड हार्ट फेलियर में कन्वर्ट होने से रोक रही है। ठीक है, ये है एम क्या है। एम हम देखते हैं जी, पहले मैंने पहले ये पढ़ा, फिर दूसरी चीज जो मैं इधर नोटिस करूंगा वो ये है कि ये कनाडा में पेपर छपा है और 2015 में छपा है। और ये फिर बाद में मैं इसके अब जाता हूँ कंक्लूजन में। अब मैं इसको बाकी को नहीं पढ़ूंगा, मैं अभी फिलहाल इसको एंड पे जाऊंगा। अब ये वैसे ये ट्रांसलेशनल पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, ये बड़ा मजेदार है। ड्यूरिंग इस्कीमिक इंजरी, अब यहीं पर पढ़ते हैं, ड्यूरिंग इस्कीमिक इंजरी मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम, ब्लड सप्लाई कम हुई हार्ट अटैक की वजह से या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो कार्डिक टिश्यूज जो होते हैं वो अंडरगो करते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी को टू प्रिजर्व फंक्शन, कि किसी तरह से फंक्शन ठीक रहे। बट दिस हाइपरट्रॉफी कैन प्रोग्रेस टू एडवर्स वेंट्रिकुलर डायलेशन, कि जो वेंट्रिकल है, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो डायलेट करना शुरू कर देता है, एंड इवेंचुअली टू हार्ट फेलियर। Increased angiogenesis required requiring secreted angiogenic growth factors may be critical to maintaining beneficial compensatory hypertrophy and preventing adverse cardiac remodeling. Wow. तो इंक्रीज्ड एंजियोजेनेसिस के बाद ये वाला जो जुमला है ना, ये वाला जुमला जो दो कॉमा के दरमियान में आया हो, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसको पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं पढ़ता हूँ इंक्रीज्ड एंजियोजेनेसिस मे बी क्रिटिकल टू मेंटेनिंग बेनिफिशियल कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। अब समझ आ रही है कि ज्यादा वेसल्स का बनना जो है वो क्रिटिकल है बेनिफिशियल कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी करवाने के लिए और एडवर्स कार्डिक रीमॉडलिंग करवाने के लिए। तो ये समझ में आ गई। अब दोबारा इसमें डालते हैं कि इंक्रीज्ड एंजियोजेनेसिस से क्या मतलब है, कि यानी कि इंक्रीज्ड एंजियोजेनेसिस के लिए चाहिए है हमें एंजियोजेनिक ग्रोथ फैक्टर्स। वी जनरेटेड माइस, इन्होंने जनरेट किया माइस को, दैट ओवर एक्सप्रेस्ड द न्यूली डिस्कवर्ड एंजियोजेनिक फैक्टर, ये जी CNPY2 जो है, ये एक एंजियोजेनिक ग्रोथ फैक्टर है हार्ट टिश्यू के अंदर, एंड शोड दैट दे हैड रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर डायलेशन, यानी कि वो जो कार्डिक हाइपरट्रॉफी से वेंट्रिकुलर डायलेशन होनी थी उसको इसने कम कर दिया है, एंड एडवर्स रीमॉडलिंग आफ्टर इस्केमिक इंजरी विद बेटर प्रिजर्व्ड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फंक्शन, यानी कि सिस्टोलिक हार्ट फंक्शन भी बेहतर है और डायस्टोलिक हार्ट फंक्शन भी बेहतर है, एंड कार्डिक वेस्कुलर देन नॉर्मल कंट्रोल्स। मोर ओवर, यहाँ तक बात समझ आ गई ना, मतलब मुझे तो समझ में आ गई है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। आपको समझ में आई मेरी बातें, जो मैंने जैसे पढ़ा है इसको समझ में आया कि मैं हाउ आई एम थिंकिंग। ये सर समझ आ रहा है। तो कोई क्वेश्चन जेन में आ रहा है कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, या नहीं समझ में आ रहा। सर नहीं सर, समझ में आ रहा है। मतलब हम लोगों ने रीड करना है, हम लोग मतलब उसका मतलब समझ रहे हैं कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। लाइक हम प्रोसेस को समझ रहे हैं, हम जस्ट लाइंस को लिंक नहीं कर रहे हैं। मतलब जब प्रोसेस समझेंगे अंदर से मिड में जो भी ये टर्म्स वगैरह उनको स्किप करते जाएं और जस्ट प्रोसेस की तरफ आते जाएं। जैसे हम लोग एक स्कीमेटिक डायग्राम समझ लें, अपने माइंड में बनाते जाएं, तो वो अच्छा समझ में आता जाएगा। एग्जैक्टली exactly.
अच्छा, एडवर्स रिमॉडलिंग, अच्छा। लेकिन मैं अभी आपसे ये करवाऊंगा, पहले मैं ये खुद करूंगा फिर आपसे करवाऊंगा, तो बी रेडी। मोर ओवर वी शोड दैट ट्रांसजेनिक माइस एक ऐसा माइस होता है जिसके अंदर जीन्स को चेंज किया हुआ है हमने, ठीक है, जो कि ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं CNPY2। यानी कि एक हमने ऐसा माइस बनाया है जिसके अंदर CNPY2 ग्रोथ फैक्टर जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसकी वजह से उसके अंदर P53 एक्टिवेशन जो है हार्ट के अंदर कम हो गई है आफ्टर इंजरी, and better maintained expression of P53 target H1F HIF 1 alpha, thereby potentially retaining a beneficial pro-angiogenic program। तो अब हमने प्रूफ करना था कि जी हम कहते हैं कि CNPY2 जो है वो कह रहा है कि जी ये रोकता है हार्ट फेलियर को, यानी कि कार्डियक हाइपरट्रॉफी को हार्ट फेलियर होने से रोकता है। तो अब हम क्या करें, क्योंकि हम ऐसा माइस बनाते हैं जिसमें CNPY2 ज्यादा होता है। अगर CNPY2 ज्यादा होता है तो उसको चेक करते हैं कि क्या वाकई उसको, इसकी पहले उसको हम स्किमिंग इंजरी कॉज कराएंगे। स्किमिंग इंजरी कॉज करने के बाद देखेंगे कि क्या उसकी का जो हार्ट फेलियर हुआ है वो वैसा ही है जैसा कि कंट्रोल एनिमल्स का है, या फिर वो डिफरेंट हो गया है। अगर तो वो डिफरेंट हो गया है तो इसका मतलब है कि CNPY2 का कोई फैक्ट, कोई रोल है। और अगर वो वैसे का वैसे ही रहता है जैसे कि कंट्रोल माइस है, तो फिर इसका कोई रोल नहीं होगा। तो हमें साबित करना है ना, तो साबित हमने ऐसे किया कि अब हमने एक ट्रांसजेनिक माइस बनाया जिसके अंदर CNPY2 ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है हार्ट टिश्यू के अंदर, और फिर उन शोड दैट दे हैड रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर डायलेशन, उनके अंदर वेंट्रिकुलर डायलेशन कम हुई एंड एडवर्स रीमॉडलिंग कम हुई आफ्टर स्किमिंग इंजरी, और उनका जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हार्ट फंक्शन था वो प्रिजर्व्ड रहा, एंड कार्डिक वेस्कुलेचर भी ठीक रहा जैसे नॉर्मल कंट्रोल्स की निस्बत। मोर ओवर वो शोड दैट कि ये तो पहली बात होगी, फिर हमने ये दिखाया कि CNPY2 जो ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा था उसने आगे डिक्रीज की P53 एक्टिवेशन को हार्ट में और आफ्टर इंजरी, और बेटर मेंटेन किया एक्सप्रेशन ऑफ P53 टारगेट HI1 अल्फा। तो अब मैं ये समझाऊं ताल्लुक क्या बन रहा है, CNPY2 कम करता है P53 की एक्टिवेशन को, और अगर P53 एक्टिवेट होता है तो इसका जो टारगेट है वो HIF1 अल्फा है, ठीक है, thereby potentially retaining a beneficial pro-angiogenic program. The results show that CNPY2 may be useful component of angiogenic therapy delivered to injured hearts and may help to better preserve their cardiac function and prevent the switch from beneficial compensatory hypertrophy to ventricular dilation and eventually heart failure। मैं सीधी गल पंजाबी ਚ दसांगा या उर्दू ਚ दसांगा तो मैं कहूंगा भाई CNPY2 डिस्कवर किया है हमने, एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर है कि अगर हार्ट अटैक के पेशेंट को वो दिया जाए, राइट, थ्रू एक्सोसोम्स या किसी भी तरह से, तो उसके अंदर हार्ट फेलियर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। दैट्स द होल स्टोरी ऑफ दिस पेपर, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं इसको पढ़ते हुए अब इसको थोड़ा सा आगे चले, आगे चलें अभी, आगे चलें, चले जाए। अब ये जरा मुश्किल मुश्किल चीजें हैं, मैं ये पहले मैं तुम लोगों को जरा ये मुश्किल मुश्किल चीजें बताऊं कि ये, अच्छा, ट्रांसजेनिक माइस, नहीं पहले ट्रांसजेनिक माइस क्या होता है पहले इसको तो समझ लेना, इसने क्या लिखा हुआ, जरा ट्रांसजेनिक माइस क्या होता है ऊपर करो जरा। ऑल एनिमल स्टडीज वर अप्रूव्ड बाय एनिमल केयर कमेटी ऑफ द यूनिवर्सिटी फलाना फलाना, ठीक है ये अप्रूव हो गई है। उसके मुताबिक वो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक हमने कार्डिक स्पेसिफिक TG माइस जनरेट किए ऑन द C57BL/6 बैकग्राउंड दैट कैरी ह्यूमन CNPY2 ड्रिवन बाय अल्फा मायोसिन हैवी चेन प्रोमोटर। ਇੱਥੇ ਹੁਣ फंस गया सी है, मतलब ये यहाँ पर ये मुझे अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड का नहीं है तो मैं यहाँ पर वाकई बिल्कुल फ्यूज हो जाऊंगा। मैं कहूंगा ये क्या, पता नहीं इसने क्या काम क्या क्या कह दिया, ठीक है। अब पहले तो मुझे प्रमोटर का पता होना चाहिए, और अगर मुझे प्रमोटर का पता होना चाहिए तो फिर बाद में मुझे ये भी पता होना चाहिए कि प्रमोटर क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन करवाने वाली जो चीज होती है उसको प्रमोटर कहते हैं, ठीक है। और एक ट्रांसजेनिक माइस लिया है जिसके अंदर ये उसकी ब्रीड है बेसिकली C57BL/6, ठीक है, और ये बिकती हैं, एक्चुअली ये बिकती हैं, हमें ऐसे माइस खरीदने होते हैं, और ये बनाने, अगर कोई बनाना सीख जाए तो एक्चुअली वो बहुत ज्यादा यूजफुल बंदा होता है इंडस्ट्री वालों के लिए, क्योंकि वो सिर्फ माइस मॉडल बनाना जानता है, ठीक है। हम इंजेक्ट करते हैं ये सेल्स को, और सेल्स को इंजेक्ट करने के बाद वो ट्रांसजेनिक माइस बन जाता है, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था कि हम जो
प्लाज्मिड होता है उसके अंदर एक नया जीन इंसर्ट कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि आप लोगों ने रिस्ट्रिक्शन पॉली वो एंजाइम्स पढ़े हुए हैं, राइट, कि जो कट करते हैं और फिर बाद में हम एक जीन को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद फिर वो बैक्टीरिया वो प्रोटीन एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। बिल्कुल उसी तरीके के साथ ये माइस भी किया जा सकता है। और अगर आप इसको जरा तफसील से जानना चाहते हो, आप अगर वाकई चाहते हो कि यार ये मैं सीखूं, तो भाई इसी चीज को मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा किस पे, इतने सिर्फ इतनी सी चीज को कि ये इन्होंने ट्रांसजेनिक माइस बनाया कैसे है, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी करूंगा, ट्रांसजेनिक वही जनरेटेड से लेकर ऑनलाइन तक, सॉरी, या प्राइमर्स तक, पीसीआर, यहाँ तक प्राइमर्स तक प्राइमर्स तक लेकर आओ, वही जनरेटेड से लेकर प्राइमर तक कॉपी करो इसको, कॉपी करो, ये सर कहाँ पे सर्च करें? जी। कॉपी कर लिया है। जी सर। अब इधर राइट न्यू टैब खोलो और इधर पेस्ट करो, चैट जीपीटी खोलो, चैट जीपीटी नहीं, सॉरी, चैट जीपीटी खोलो, इसको खोलो। ऐसे तो जेमिनाई भी ठीक है लेकिन चैट जीपीटी खोलो। हाँ, इधर फेंको इसको, इसको कॉमास में डालो और इसको स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, स्टॉप, ये यहाँ पर स्टॉप करो इसको पहले। ओहो, बंद करो इसको, यस बंद करो। मैं अब जो जो तुम लोग इसको कॉमास में डालो, इन्वर्टेड कॉमास में डालो। ओके, ओके, अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे? प्लीज गिव मी स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल टू क्रिएट या जनरेट, जनरेट या क्रिएट एक ही बात है, क्रिएट दिस जनरेट दिस माइस मॉडल इफ आई हैव अ वाइल्ड माउस, डोंट assume that I know anything about माउस मॉडल्स या माइस मॉडल्स या माउस मॉडल एक ही बात है। बस, ठीक है। द प्रोटोकॉल शुड बी डिटेल्ड enough to make me understand the whole concept। लेकिन ये मुश्किल टास्क है फिर भी। however, full stop, however, if you think this is a tedious process, this is a tedious process, you can break the protocol into multiple responses। Begin from the scratch। जी सर। Begin from the scratch। Begin begin from the scratch। यस। रिस्पॉन्स के बाद जाके ना लिख दो begin from the scratch। चलो, एंटर करो। वैसे तुम बोल भी सकती थी इसको, एनीवेज ठीक है। अब पहले, सबसे पहले वो क्या कह रहा है? बिफोर delving into the lab work, it's essential to understand the steps involved। पहले, सबसे पहले क्या करना होता है? Design the transgenic construct। This involves cloning human CNPY2 under alpha MHC promoter
and adding selection marker, for example, EGFP. Prepare DNA for microinjection. The transgene needs to be purified for injection into fertilized mouse eggs. Here, microinject the transgene into mouse embryos. फिर implant embryos into the pseudo pregnant mice. फिर उसके बाद screen newborn pups to the transgene. Using PCR, you identify which pups carry the transgene. Establish a stable TG mouse line. आगे क्या है? बस ये 6 स्टेप्स थे. ओके. नाउ अब ये उसने तफसील से बताना शुरू कर दिया कि मटेरियल और इक्विपमेंट क्या चाहिए. Source commercial gene synthesis or cDNA library, specific for cardiac expression. EGF रिपोर्टर जीन जो है ये ट्रैफिकिंग ट्रांसजीनिक जीन एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल, ट्रैकिंग ट्रांसजीन एक्सप्रेशन के लिए होता है. हम ये चेक चेक करते हैं कि ये, आप इनके नाम भी पढ़ सकते हो, ये को फ्लोरेसेंट प्रोटीन है बेसिकली. ठीक है, फ्लोरेसेंट प्रोटीन है तो हम ये जान सकते हैं कि ये वाकई ही कहीं जा रहा है जीन के, कहीं नहीं जा रहा. और फिर प्लाज्मिड बैकबोन है, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, लाइगेसेस हैं, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है, प्लाज्मिड प्यूरिफिकेशन किट है, ऑब्टेन प्रोसीजर उसने बता दिया. नाउ व्हाट एक्चुअली इज लेफ्ट, चलो छोड़ो अभी यहीं पर स्टॉप करके. क्या नाम है, फरयाल, तुम्हें क्या समझ में आया होगा अभी तक की जितनी भी गुफ्तगू हुई उससे क्या समझ में आया ये इस ट्रांसजेनिक माइस बनाने के हवाले से? सर ट्रांसजेनिक माइस के ऐसे नहीं, मतलब हमारे पास यही मटेरियल हम्म. प्रोफोरेसिस से ऑब्वियसली प्लाज्मिड बैकबोन जिसमें हम लोगों ने इंजेक्ट करना है अपना जो भी जीन वगैरह, ये मतलब जीन किस में इंजेक्ट इतना करते हैं? क्लियरली अभी प्रोसीजर तो जीन कहाँ पर इंजेक्ट करते हैं माइस मॉडल बनाने के लिए? ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मुझे सिंगल सेल में ये इंजेक्ट करेंगे, जाइगोट में इंजेक्ट करेंगे, जब ठीक। जाइगोट के अंदर और जाइगोट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये भी बड़े जबरदस्त तरीकेकार हैं. दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी डू एक्चुअली इन द लैब्स. के मतलब जाइगोट जो है वो हम आर्टिफिशियल, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है ना, IVIF, ये यही करवाते हैं बेसिकली. ठीक है, और जब ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा रहे होते हैं तब ये जीन इंसर्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर जाइगोट को इम्प्लांट किया जाता है प्रेग्नेंट माइस के अंदर. फिर उसके बाद वो जो नए पप्स बनते हैं उनके अंदर ये जीन होता है, और फिर कंफर्म करना पड़ता है कि ये जीन उसमें गया है कि नहीं गया. उसके लिए फिर हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ती है, और डिफरेंट तरह की चीजें काम करके पता चलना पड़ता है कि भाई यस, ये जो माइस का नया पप बना है इसके अंदर ये वाला जीन ओवर एक्सप्रेस हो रहा है. डज इट मेक सेंस और नो? ये सही डज, अब व्हाट थोड़ी लिंक हो रही है चीजें अब समझ। बट एक्चुअली इज मिसिंग इज दैट कि जब तक हमें फंडामेंटल नॉलेज है, हमने पढ़ा हुआ है सारा, एम्ब्रियोलॉजी हमने पढ़ी हुई है, जाइगोट का बनना हमने पढ़ा हुआ है, हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वो चूंकि हमने पढ़ी हुई है सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पढ़ा, फॉर द सेक ऑफ क्रैमिंग, नॉट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. राइट. मतलब हम IVIF का नाम पता नहीं कितनी दफा सुना होगा. राइट. लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं कि ये IVIF करते कैसे हैं, और क्या अगर इंसानों में होता है तो क्या ये जानवरों में किया जा सकता है, और क्या ये माइस में हो सकता है, क्या ये रैबिट में हो सकता है, क्या ये हॉर्स में हो सकता है, और क्या फिर हम इस तरह से डिफरेंट तरह के मॉडल्स बना सकते हैं? यस वी कैन. एंड ये जो हम ये स्टेम सेल थेरेपी है, या जो हम एंडोथेलियल प्रोजेनेटर सेल्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये इसी तरह से काम करेगा. लेकिन अब चूंकि अब तो बंदा जवान हो चुका हुआ है, अब उनको किस तरह से हमने स्टेम सेल्स इंजेक्ट करने हैं, और वो कैसे इंश्योर करवाएंगे कि ये वाकई हार्ट सेल्स तक पहुंचे और किसी दूसरी जगह पर ना पहुंचे, दैट इज आवर रियल चैलेंज. राइट, जिसकी बुनियाद पर हम ये पेपर लिख रहे हैं. ये सर, मेक सेंस और नो? ये सही डज। ओके, अब दोबारा उस पेपर पे आओ. अब ये मतलब मैं अब क्या करूंगा, मुझे थोड़ा सा, अब अच्छा एक और बात, इसके करने के बाद यकीनन तुम्हें खुशी महसूस होगी कि अच्छा हुन मैनू अगर कोई पूछ लेना कि माइस मॉडल किस तरह बनते ने, तो मैं आराम नाल उन्होंने दस सकना कि भाई इस तरह माइस मॉडल बनते. राइट. एनीवेज, ये मैंने ये सर। सिर्फ आपको थोड़ा सा एक थोड़ा सा, लेकिन मुझे फॉर द सेक ऑफ रिव्यू आर्टिकल आई डोंट नीड टू गो इनटू दिस लाइक, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि ट्रांसजेनिक माइस का क्या मतलब होता है. एक ऐसा माइस जो कि आर्टिफिशियल माइस है, जिसका जेनेटिक मेकअप नेचुरल नहीं है. वाइल्ड माइस जो होगा वो वाइल्ड होगा, यानी कि वो जैसे मैं इंसान, हर इंसान जो है वो वाइल्ड है, उसके अंदर कोई जेनेटिक चेंज नहीं हुआ हुआ, लेकिन हम जेनेटिकली अल्टर्ड एनिमल्स बना सकते हैं. ठीक है. ये सर। और वो जो जेनेटिकली अल्टर्ड एनिमल्स हैं वो बनाते क्यों है, ये जानने के लिए कि भाई ये जो मैं कहता हूँ कि मैं दावा करता हूँ कि कोई चीज जो है वो ये काम करती है, तो मुझे दावा करने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा. मैं कहूँगा देखो ये नॉर्मल है, ये एक ऐसा माइस है जिसके अंदर ये चीज ज्यादा पैदा होती है. अब देखो इनमें डिफरेंस ये है,
अब वो डिफरेंस को मैं रिपोर्ट करूंगा तो वो साइंस, वहां से साइंस निकलेगी, राइट। तो दैट इज वेयर द साइंस इज एक्चुअली। ठीक है, आगे चलें। यस सर। रिजल्ट्स पे चाहते हैं, रिजल्ट्स, और फिर बाद में आगे चलें। रिजल्ट्स मैं थोड़ी सी कोई ड्रोनी डायग्राम्स भी देखना चाहता हूँ। ये अच्छा है, ये P <001 क्या होता है? अच्छा, ये ड्रोनी डायग्राम्स है। हाँ, ये मजेदार, बड़ी जबरदस्त ड्रोनी डायग्राम। बेसिकली ये वेस्टर्न ब्लॉट है। नो, मैं ए को देखना चाहता हूँ। ये वेस्टर्न ब्लॉट है, ठीक है। अब वेस्टर्न ब्लॉट में हमने क्या किया है कि ये वाला जो गैप DH है, जो लास्ट रो है, राइट, ये इस बात को शो करती है कि ये, इसको हम हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। गैप डीएच प्रोटीन है, और गैप डीएच प्रोटीन चेक करें हम, ठीक है। गैप डीएच आपने मतलब बायोकेमिस्ट्री का फंडामेंटल एंजाइम है, जो कि हर सेल के अंदर पाया जाएगा। कोई भी सेल अगर हम उठा लें किसी भी एनिमल का, उसके अंदर गैप डीएच लाजमी होगा, ठीक है। इसको हम हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। तो मैं ये मेरे ये 0, 3, 7, 21 और 56 है। ये माउस नंबर्स हो सकते हैं, नीचे उसने फिगर लेजेंड में बताया होगा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ CNPY2। 0 में बिल्कुल थोड़ा है, 3 में थोड़ा सा उससे ज्यादा है, 7 में बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये सेवंथ माउस जो है, उसमें मुझे नजर आ रहा है कि CNPY2 ओवर एक्सप्रेस्ड है कंपेयर टू 0, 3, 21 एंड 56। कैन यू सी दैट? कि 20 में कम है बैंड, 3 में थोड़ा सा ज्यादा है, 21 में। और इसी चीज को उन्होंने यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखा दिया, ठीक है। नहीं सॉरी, ये डेज है। यस सर। ये डेज है, 0, 3, 7, 21, 26, 56 डेज है, डेज है। या, और इसी तरह से VEGF-A ये भी प्रोटीन है, HIF-1A ये भी प्रोटीन है। और नजर आ रहा है कि HIF-1A यहाँ पर ज्यादा एक्सप्रेस हो रही है, जिसमें CNPY2 एक्सप्रेस हो रहा है, राइट। और सेम इज द केस विद द, यस सर। या। तो मतलब ये अगर अगर मुझे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ आ जाए और वेस्टर्न ब्लॉटिंग समझ आ जाए, जो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को 9th सेमेस्टर में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन क्लास ने इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, ठीक है। ये भी और सेम इज दिस केस, दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नीचे जाओ तो ये नीचे कन्फोकल माइक्रोस्कोपी नजर आ रही है, ठीक है। ये कन्फोकल माइक्रोस्कोपी है, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर इस वाले में फ्लोरेसेंट प्रोटीन जो है CNPY2 जो है, इन सेल्स में है, ठीक है। इन सेल्स में में है, बाकियों में नहीं है, राइट। लेकिन अभी इनको ये आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करोगे, जब तुम थोड़ा सा 5-6 महीने इस तरह के पेपर्स को देखते रहोगे, तो तुम्हें खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये, जब मैं पहली दफा गया था लैब में और इस तरह के पेपर पढ़ना शुरू कर दिए थे, मुझे भी नहीं समझ आता था। मुझे लगता था पता नहीं क्या बकवास है ये क्या अजीब तरह की डायग्राम बनी हुई, जैसे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अल्ट्रासाउंड करने वाला अल्ट्रासाउंड में कुछ देख रहा होता है, राइट, और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता। वो हमें इसलिए नजर नहीं आता था कि हमें पता नहीं होता कि अच्छा ये क्या चीज देख रहा है, राइट। तो तो एग्जैक्टली। ऐसे सॉरी, डायग्राम्स को देख के वैसे डर लगने लगे। क्या? तो ऐसे डायग्राम्स को देख के वैसे ही डर लगने लग जाता है, आगे पेपर पढ़ने का दिल ही हाँ, नहीं करता तो फिर। अब ये डरने ऐसा की है जरूरत ये नहीं है, ये कोई चीज नहीं, ये सेल है, ठीक है। ये बेसिकली ये साइटोस्केलेटन को, ग्रीन, ये जो पिंक कलर है, ये साइटोस्केलेटन को स्टेन किया हुआ है, राइट, ठीक है। और जो ब्लू कलर है वो न्यूक्लियाई को स्टेन किया हुआ है। और न्यूक्लियाई जो है वो नजर आ रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, राइट। डापी जो है वो न्यूक्लियस को स्टेन करती है। ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन इस बात को चेक करने के लिए इस्तेमाल हो रही है कि क्या वो जीन वहां पर गया है कि नहीं गया है, राइट। और नीचे जो लेजेंड इतना तफसील से लिखा हुआ है, अगर हम इस लेजेंड को पढ़ेंगे तो इन डायग्राम्स को समझना आसान हो जाएगा, राइट। नीचे चलो, एंड पे, कंक्लूजन पे चलते हैं ना। अब यहाँ पर ये वाली डायग्राम देखते हैं, ये वाली ऊपर 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 ऊपर। वो नहीं है, ये बड़ी जरा डायग्राम, जो ड्राउनी वाली डायग्राम आ गई थी, ये वाली, क्या बात है, जबरदस्त। ये वाइल्ड टाइप है, ठीक है, ये ट्रांसजेनिक है। ये शैम है, 4 वीक्स, 12 वीक्स, राइट। मतलब बेसिकली क्या हुआ है, ये एम्ब्रियो की स्टेजेस हैं, ओके। वाइल्ड टाइप में क्या हो रहा है, और इसके बाद ये, और ये वाइल्ड टाइप के अंदर इस तरह से चेंजेस आ रही हैं, और ये जो ट्रांसजेनिक है उसमें इस तरह की चेंजेस आ रही है, राइट। और इसकी सिर्फ डायग्राम्स ली हुई है, मतलब इसकी सिर्फ फिगर्स ली हुई है, यानी कि वो जो जब ये हम ग्रो करवा रहे हैं माइस को, तो ये उस वक्त लिया हुआ है टू एंश्योर कि हमारा जो माइस मॉडल है वो, हमने कोई मतलब कुक्ड डाटा नहीं बनाया, हमने वाकई एक्सपेरिमेंट किया है, और एक्सपेरिमेंट करके हम ये चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और वाइल्ड टाइप के अंदर क्या फर्क है, ये वाइल्ड टाइप का एम्ब्रियो नजर आ रहा है, ये ट्रांसजेनिक का एम्ब्रियो नजर आ रहा है। नीचे करें, नीचे करें, नीचे करें। या, तो ये अब अगर इसको पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगी, ठीक है।
और 2A अनोवा क्या होता है, फॉलोड बाय बारफरोनी पोस्ट हॉक टेस्ट, ब्यूटीफुल थिंग्स। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। इतना ज्यादा परेशान ना हो अपने आप को कि मुझे अगर ये समझ नहीं आ रही तो ये मुश्किल चीजें हैं। नो, दे आर नॉट डिफिकल्ट, राइट? दे आर वेरी इजी if we just understand why we are doing this, like why we are reporting this and what is the meaning of this P and P। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। विजिबली ये मुझे लगता है कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन स्टेटिस्टिकली ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये विजिबली मुझे लगता है कि इससे कम है, राइट? विजिबली लग रहा है, अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये जो ब्लू है ये रेड से बड़ा है। लेकिन मुझे ये कोई भी नहीं मानेगा कि विजिबली, वो कहेगा भाई मुझे मैथमेटिकली बताओ, स्टेटिस्टिकली बताओ कि ये इससे कितना सिग्निफिकेंटली कम है। और जब प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन 0.05 होती है तो हम मान लेते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, राइट? और अब मैं स्टैट्स समझाना, बेसिकली पता नहीं किसी ने स्टैट्स तुम लोगों को पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है, लेकिन स्टैट्स में हमें, सो वी डू नॉट रिलाई ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आई के ऑब्जर्वेशन को हम इतना ज़्यादा मानते नहीं है, साइंटिस्ट नहीं मानते, वो नंबर्स को ज़्यादा मानते हैं। और उसी के लिए स्टैट्स अप्लाई किया जाता है कि ये जानने के लिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हमारे पास नंबर बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 लोग हैं और दूसरी तरफ भी 10,000 लोग हैं और मैं 10,000 लोगों के दरम्यान में कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। तो मुझे कंपैरिजन करने के लिए वो बेशक अगर लाइक वन का फर्क हो, लाइक 1 सेंटीमीटर की हाइट की अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर का फर्क हो, तो मैं कहूंगा ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, राइट? जब मैं स्टैट्स लगाऊंगा। अगर मैं विजुअलाइज से देखूंगा तो मुझे लगेगा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी ह्यूमन ऑब्जर्वेशन होती है वो मिसलीडिंग होती है, लेकिन जो नंबर्स की ऑब्जर्वेशन होती है वो करेक्ट होती है। तो साइंस वर्क्स ऑन नंबर्स एंड द डेटा। आगे चलो, आगे चलो। या नाउ कार्डियक फंक्शन चेक किया इन्होंने। कार्डियक फंक्शन इन्होंने कैसे चेक किया होगा? ऊपर करो जरा, दिखाओ, ऊपर दिखाओ। तुम लोगों ने फिर फार्माकोलॉजी पढ़ी हुई है, आगे करो, ऊपर मैं दिखा, मैं देखता हूँ इन्होंने कार्डियक फंक्शन कैसे चेक किया, ऊपर करो। अभी देखो, ये पीडब्ल्यूटी का क्या मतलब है? पीडब्ल्यूटी मिलीमीटर, LVIDD, LV लेफ्ट वेंट्रिकुलर इंट्रा डायस्टोल समथिंग, राइट? ये थिकनेस है। ये नीचे अगर हम जाके नीचे अगर इसका लेजेंड पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, राइट? लेजेंड अगर इसका पढ़ोगे तो उसमें उसने लिखा होगा कि भाई LVID क्या है। और अगर नहीं लिखा होगा तो कंट्रोल F करके चेक करोगे तो ये नेचुरली ये बता देगा कि भाई ये dP/dt क्या है। और ये ब्लड मतलब बेसिकली मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, तो बेसिकली प्रेशर है, प्रेशर पर सेकंड है। वो ये चेक करें। जब हम फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट जो उसको हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी एको करते हैं, तो इसी तरह से हम माइस की भी एको करते हैं। एको करके हम उसकी हार्ट की जो वाल्व्स जो दीवारें होती हैं, लाइक वेंट्रिकल की जो थिकनेस है वो चेक करते हैं, इंट्रा सेप्टम की। लाइक वी डू द सेम थिंग्स एज वी डू विद द ह्यूमंस, राइट? और मजे की बात यह है कि मैं चैपमैन में हमारा जब हम काम कर रहे थे तो हम कहते थे कि दिस इज द हॉस्पिटल ऑफ द माइस, राइट? तो उसमें सारी वो मशीनें पड़ी होती थी कि जो कि हॉस्पिटल में पड़ी होती हैं इंसानों के। लेकिन इंसानों के ऊपर कोई दवाई लाने से पहले हमें माइस के ऊपर ये सारा काम करना पड़ता है। बिकॉज कोई भी बंदा वॉलंटियर नहीं कर सकता कि यार मैं इधर आ, मैं तुझे तुझे हार्ट अटैक हुआ हुआ तो चल तुझे तुझे ये PDF 2 देता हूँ, कहता था दिमाग खराब है मैं क्यों लूँ ये? ठीक है, पहले साबित तो करो कि ये कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा। तो ये इन स्टडीज के जरिए से साबित होता है कि हम माइस के ऊपर ये काम करते हैं या गोट के ऊपर काम करते हैं, रैबिट पे काम करते हैं, या जो दूसरे एनिमल्स हैं, बिग एनिमल्स जिनको हम जो कि बहुत महंगी स्टडीज होती हैं, चिंपैंजीज के ऊपर और गोट्स के ऊपर। आगे चलो, आगे चलो। इस तरह की जो भी डायग्राम आती है तो दिस इज कन्फोकल माइक्रोस्कोपी या फिर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। नीचे चलो। अब ठीक है, इसको छोड़ दो, मैं कभी भी नहीं इसको पढ़ूंगा। नीचे चढ़ो, नीचे चलो, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। अ, अ, न- आखिर में चलते हैं, आखिर में चलो, फुल आखिर में मैं कंक्लूजन पढ़ना चाहता हूँ। आके ये डायग्राम बड़ी मजे की है, ऊपर ऊपर पर ये बड़ी मजेदार, बहुत जबरदस्त डायग्राम है। ये जो डायग्राम चूहों वाली डायग्राम है, जरा चूहों वाली डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। यस, ओके। ये वाइल्ड टाइप माइस है। इसमें TSE क्या है चेक करो, TSE किसको स्टैंड्स फॉर, TSE क्या है? व्हाट इज TSE? नो, कंट्रोल F करके TSE कर लो ना, कंट्रोल F TSE, कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। कंट्रोल F करोगे तो TSE कहीं ना कहीं एब्रिविएट किया होगा।
एक ही दफा आया हुआ है, ये आ गया, लिखा हुआ है ट्रांसवर्स एओर्टिक कंस्ट्रिक्शन। तो हमने एओर्टा को कंस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो एओर्टा को क्या से कंस्ट्रिक्ट करते हैं, माइस को डायसेक्ट करते हैं। माइस को डायसेक्ट करने के बाद जैसे हम वुंड्स को वो करते हैं, वुंड्स को एक धागे के जरिए से बांधने की कोशिश करते हैं, इस तरह से हम एओर्टा को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। तो जब एओर्टा को कंस्ट्रिक्ट किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि P53 जो है उसका एक्सप्रेशन बढ़ गया। और P50 के एक्सप्रेशन के बढ़ने की वजह से HIF1A का एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ गया, या बढ़ गया या कम हो गया, आई हैव टू सी दैट। एंड देन उसकी वजह से CNPY2 डेक कम हो गया, और उसकी वजह से एंजियोजेनेसिस कम हो गई। ये वाइल्ड टाइप माइस के अंदर हो रहा है। ठीक है। अब ये TAC बेसिकली क्या है, वी आर कॉजिंग इस्कीमिया आवर सेल्व्स। लाइक हम खुद इस्कीमिया कर, हम खुद हार्ट अटैक करवा रहे हैं माइस को। और जब देखा कि माइस को हार्ट अटैक हुआ है, या उसको हमने हार्ट अटैक करवाया, तो उसके अंदर क्या हुआ। ठीक है। अब ये ट्रांसजेनिक माइस है। ट्रांसजेनिक माइस के साथ हमने दो तरह का काम किया। हमने TSC करवाया, लेकिन उसके अंदर पहले से एंडोजिनस CNPY-T प्रोड्यूस हो रहा था, राइट। और इसके अंदर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूटिव CNPY2, एंड CNPY2 इज अ ग्रोथ फैक्टर, जिसकी वजह से क्या हुआ, एंजियोजेनेसिस ज्यादा हुई। एंजियोजेनेसिस ज्यादा होने की वजह से रिलेटिवली कम इस्कीमिया हुआ। P53 जो है वो अब डिक्रीज हो गया रादर देन इंक्रीज होने के। और जब P53 डिक्रीज हुआ, तो उससे क्या हुआ, फिब्रोसिस कम हो गई और एपोप्टोसिस कम हो गई। और फिब्रोसिस और एपोप्टोसिस कम होने की वजह से क्या हुआ, हार्ट का जो फंक्शन है वो ठीक रहा। दैट्स व्हाट वी वांटेड। ठीक हो गया। आगे चलो। अब ये बड़ी मजेदार डायग्राम है। आई एम रियली एक्साइटेड टू, एंड इफ यू कुड जस्ट रीड दिस, ये वाली जो चीज है, मतलब इसके जो लेजेंड है, अगर जरा गौर से पढ़ लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। फाइनली गो डाउन एंड आई वांट टू जस्ट रीड द कंक्लूजन। या डिस्कशन, डिस्कशन के बाद या डिस्कशन पढ़ते हैं। आप डिस्कशन पढ़ते हैं, ओके। आप थोड़ा सा बड़ा करके फरियाल तुम डिस्कशन पढ़ने की कोशिश करो। अब डायग्राम हमने जेन में रख लो, डायग्राम आपने पढ़ लिया है। जी। TAC induced hypertrophy can be divided into two distinct stages: हम्म। the early beneficial hypertrophic response and later detrimental stage of ventricular dilation and eventual heart failure. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ समझ लो कि इनका मतलब की है। TSC इंड्यूस्ड हाइपरट्रॉफी, DSC इंड्यूस्ड हाइपरट्रॉफी क्या होगी। वही जो हमने खुद से उसकी वो एओर्टा को कंस्ट्रिक्ट किया। उसकी वजह से क्या हुआ, इस्कीमिया हुआ। जी। इस्कीमिया की वजह से क्या हुआ, मतलब एक्चुअली हमने माउस को मरने नहीं दिया, लेकिन उसको हार्ट अटैक करवा दिया। और हार्ट। उसकी वजह से अब जी। उस हाइपरट्रॉफी हुई। और उस हाइपरट्रॉफी की वजह से के दो स्टेजेस आ गई, दो डिस्टिंक्ट स्टेजेस। एक अर्ली बेनिफिशियल हाइपरट्रॉफिक रिस्पॉन्स है, जो कि अच्छा था, कि मतलब हार्ट जो है वो कंपनसेट कर रहा है, जिसको कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी कहेंगे। ठीक है। एंड द लेटर डेट्रीमेंटल स्टेज। डेट्रीमेंटल स्टेज क्या, वो हाइपरट्रॉफी इतनी खराब हो गई है कि आप मसल्स के अंदर फिब्रोसिस होना शुरू हो गई है, और कार्डिक सेल्स जो है वो वीक होना शुरू हो गए। और कार्डिक सेल्स के वीक होने की वजह से जो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ। और ये अब ये कहाँ से उन्होंने लिया, मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवेज इम्पैक्ट ऑन दिस प्रोग्रेशन। नंबर 17 के अंदर वो सारे सिग्नलिंग पाथवेज लिखे गए। and uh, one crucial mechanism mediating the transition from beneficial to deleterious is the accumulation of P53। P53 एक प्रोटीन है, यानी वो प्रोटीन ज्यादा अगर इकट्ठी हो जाए ड्यू टू क्रोनिक हीमोडायनामिक प्रेशर। क्रोनिक हीमोडायनामिक प्रेशर का मतलब ये क्या है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। हार्ट को ज्यादा काम करने की वजह से P53 एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, और स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है ऑन द वेंट्रिकुलर वॉल्स। और जब वेंट्रिकुलर वॉल्स पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो नेचुरली वेंट्रिकुलर वॉल्स जो है वो थिक होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है, तो मसल्स मोटे होना शुरू हो जाते हैं। आगे। Elevated P53 inhibits H1F1 alpha, resulting in diminished expression of various HIF1 alpha controlled angiogenic growth factors. ये यहाँ तक अगर समझ में आ गया P53 है। ज्यादा होगा तो हाँ चलो, प्लीज जी। कंटिन्यू, सॉरी। नहीं सर, आप बोले। नो प्लीज कंटिन्यू, आई वांट टू लिसन यू, या। P53 ज्यादा अगर होगा तो वो HIF1 अल्फा को इनहिबिट कर देगा। HIF1 अल्फा के इनहिबिट होने की वजह से एंजियोजेनिक ग्रोथ फैक्टर जो है
उनका भी, वो भी इनहिबिट हो जाएंगे, मतलब उनका भी लेवल कम हो जाएगा, ठीक हो गया, जिसकी आगे। वजह से एंजियोजेनेसिस नहीं होगी और हार्ट प्रॉपर मॉडल नहीं करेगा. आगे। We recently demonstrated that CNPY2 is a novel secreted angiogenic factor that promotes smooth muscle cell migration and is transcription regulated by HIF1 alpha. Okay. ये बात समझ आई? थोड़ी थोड़ी. चलो, हमें तुम्हें क्या समझ में आया इस लाइन से? एक सेकंड से मैं इसे दोबारा एक दफा रीड फातिमा, कर आपको क्या ये समझ में आया? ओके सर, मतलब उन्होंने ये बताया CNPY2 जो है ये एक एंजियोजेनिक फैक्टर है जो कि सेल की माइग्रेशन, मतलब ये टिपिकली को मतलब दोबारा से एक्चुअल मतलब मतलब वो प्रॉपर उसकी फर्दर डिग्रेडेशन की तरफ नहीं जाता, उसको कंपनसेटेड जैसे जो हाँ डिजीज करता सेल्स है. हैं उस तरफ नॉर्मल सेल्स मूव करना शुरू कर देते हैं, और नॉर्मल जी. सेल्स की वजह से नॉर्मल सेल्स सही फंक्शन करेंगे। आगे। Therefore, CNPY2 expression in cardiac tissue would be predicted to be decreased during hypertrophy, which we demonstrated in ये वाली पहले wild मैं ये type समझ रहा हूँ mice कि वो कहना क्या post चाहता है। TSA. Therefore, TNPY2 expression in cardiac tissue would be predicted to be decreased during hypertrophy। यानी कि अगर हाइपरट्रॉफी हो रही होगी तो CNPY2 का एक्सप्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, विच वी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन वाइल्ड पोस्ट TSC, जो कि ऊपर डायग्राम में भी दिखाया गया था। ठीक है, कि अगर CNPY2 कम होगा तो हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर CNPY2 ज्यादा कर दें किसी तरह से तो हार्ट फेलियर नहीं हो। Does it Yes, make sir. sense? Yes, sir. It ये ओके, does. आगे। The data presented here, along with our previous work on CNP-WISE2 intervention, also suggests that overexpression of CNPY2 may prevent transition from hypertrophy to dilated cardiac myopathy. बस अगे उन्हें दसिया क्या सी माइस बनाया हुन किता की ਅਸੀਂ। सो ओवरऑल इस पेपर का मकसद मुझे सिर्फ ये हुआ कि इस पेपर में मुझे एक चीज, डायरेक्ट पहले टाइटल पे जाओ, वो टाइटल पे जाओ, Uh, टाइटल पे जाओ। अच्छा, अब ये टाइटल दोबारा पढ़ो। Canopy 2 attenuates the transition from compensatory hypertrophy to dilated heart failure in hypertrophic cardiomyopathy. ये कैनोपी 2 क्या चीज है? TLC में क्या? TLC तो सॉरी, क्या है हामिद? आई CY. थिंक सर यूनिवर्सिटी टू ही है। हाँ, और एटीन्यूएट का क्या मतलब हुआ? यानी इसको आई थिंक स्टॉप कर यस, डॉक्टर चल रही है। यस, ओके, ओके। अब अगर मुझे इसको रिपोर्ट करना हो तो मैं रिपोर्ट कैसे करूंगा? रिव्यू आर्टिकल में मैं कैसे रिपोर्ट करूंगा? तो मैं कहूंगा कि भाई जियान ग्यू एट ऑल रिपोर्टेड दैट CNPY2 जो भी नीचे था प्रोटीन, ठीक है, ये ग्रोथ फैक्टर कैन प्रिवेंट द hyper heart failure, can prevent the dilated heart failure after ischemic injury, right? uh, if given to the mice, and it has the potential to be translated into the human beings. Now what I want to do is, like, I don't believe really in it। नीचे जाएं, नीचे जाएं, और सी एन पी वाई टू जिसको कनोपी टू उसने कहा, CNPY2 लिखो, कनोपी टू ब्रैकेट में ऊपर, बेटा ऊपर थोड़ा था, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। या ये जो फर्स्ट टाइम उसने कैनोपी, या ये सेकंड लाइन में देखो कि कैनोपी 2 के साथ CNPY2 लिखा हुआ है। इसको कॉपी करो, कॉपी करो। हाँ जी, कॉपी करें, कॉपी करके चैट GPT में जाएं। Yes, sir.
चैट जीपीटी में जाए। जी। चैट जीपीटी खोला हुआ है आपके पास ऑलरेडी, लास्ट टैब जो है। यस हाँ, सर। इसको यहाँ पर लिखें, पेस्ट करें, लिखें आर देयर एनी क्लिनिकल ट्रायल्स, एनी क्लिनिकल ट्रायल्स related to this growth factor or preclinical or in vivo studies. Search, search, यस। search, लिखो अभी को search clinicaltrials.gov, enter. अब देखो, अब मतलब ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये वाली पब्लिक को कहता है ये को क्लिनिकल ट्रायल अभी तक नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस के ऊपर इसका इफेक्ट है, एंजियोजेनेसिस और टिश्यू वेस्कुलराइजेशन पे स्ट्रेस है, न्यूरो प्रोटेक्शन और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस में भी इसका भी रोल है। While the preclinical study demonstrate the diverse roles of CNP various pathological control process, further research is necessary to translate these findings into clinical application. Now you can write here what are the challenges that are causing, what are the challenges that are preventing its clinical trial? What are the challenges that are preventing its clinical trial, its clinical translation? अब मजा आ गया ना? ऊपर चलो, ऊपर ऊपर ऊपर। सबसे पहले क्या है? मजे की बात, ऊपर चलो भाई। सबसे मसला ये है कि मैकेनिस्टिक अनसर्टेनिटी है। मैकेनिस्टिक अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है भाई? हम दे देते हैं, ये जाएगा कहाँ? Like I give one injection. Do I really know that it will go to the heart, or maybe it can go to the kidney and make the kidney failure, right? Cause the kidney failure. यस सेफ्टी सर। कंसर्न है, डिलीवरी इशू है और रेगुलेटरी हल्डर है। ठीक है, और उसने अब इनको तफसीली समझा दिया है नीचे करके। और ये कि अब जो हम पढ़ रहे हैं स्टेम सेल्स, ठीक है, तो उसमें हम यही चीज करते हैं कि यस हम सर। से इंजीनियर कर सकते हैं कि जाए टारगेट साइट और देर रिसर्च के। यस सर। ठीक है, मतलब एंजियोजेनेसिस तो अच्छी है, लेकिन अनकंट्रोल्ड वेस्कुलर ग्रोथ भी हो सकती है, और क्रूशियल बिफोर क्लिनिक। और नीचे जाएं, सेफ्टी कंसर्न्स क्या है, मेरे जेनेसिटी और ऑफ टारगेट इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। दैट इज नाउ फरियाल, आई रेड दिस पेपर फॉर यू। यस सर। यस सर। Did it really feel difficult while I was reading it? नो सर, इट डज नॉट फील लाइक दैट। And when were लाइक you? मतलब ऐसा होता है जब मैं खुद अकेले Mhm. जब अकेले पढ़ रहे होते हो तो लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और अभी ऑलमोस्ट 1 आवर या 40-50 मिनट्स में मतलब तकरीबन पूरा पढ़ा भी गया और समझ भी आ गया है कि इसमें मेन क्या है। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन है। लेकिन जब मैं पहले पढ़ रही थी तो उसमें। इसका सोल्यूशन है, तुम यस लोगों सर। ने ग्रुप क्यों बनाया हुआ है? ग्रुप इसलिए बनाया हुआ है ना, एक बंदा उठे, दूसरा बंदा उठे, दोनों मिलके आपस में डिस्कशन करो, एक पेपर चुक लो, ओनु पढ़ो। यस सर। ठीक है, दोनों ओनु मतलब को चलो इन पढ़ लेने कि ये इसके लिए क्या है। ठीक है, और ये यस सर। नॉलेज हेल्प करता है। दैट इज वेयर द साइंस इज। एंड आई टेल यू, इफ यू रियली वांट टू एंजॉय साइंस, आई मीन इट्स वेरी enjoyable thing that, I mean, मुझे तो Fatma, what are your response after reading this paper? Did it really sound scary, overwhelming, boring? What? फिर जैसे हमने साथ में करके पढ़े तो इट फील्स इजी, और बाकी हमें किसी टर्म की समझ ना आए तो हम चैट जीपीटी करके फौरन, और लाइन बाय लाइन चलना है हम्म। ताकि पहले हमें एक चीज की समझ आ जाए तो ही हम आगे चलें। तो हम्म। इस तरह इजी हो जाएगा पूरा आर्टिकल पढ़ना। हम्म। और जब आपकी, अच्छा, जब बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है, मसलन जब मुझे एक तरह से पता याद है कि जब मैं अलिफ बे पढ़ना शुरू हुआ था, तो अलिफ बे पढ़ते हुए मुझे तो
मेरा तो किसी मतलब काफी ज्यादा परेशान हो जाता था कि अली पे पढ़नी है, राइट। और फिर बाद में जब मुझे हिजे करके पढ़ना पड़ा, और वो जोर लगाना पड़ता था, अच्छा काफ, हे, काफ के साथ आगे, आगे वो दो गोलियों वाला खे, फिर ये, फिर लाम, खेल। तो फिर बाद में हम बच्चों को अभी भी, मतलब जब 3 साल का बच्चा होता है, 4 साल का बच्चा होता है, उसको सिखाना शुरू करते हैं, तो उसको स्ट्रेस लगाना पड़ता है थोड़ा सा, राइट। देयर इज ग्रोथ। आई नेवर से कि भाई आप माइंडलेस पढ़ो, जस्ट स्टडी फॉर 15 minutes, बट study it like you good, you learned something, okay fine, that's it. देन जब तुम इस तरह से पढ़ोगे ना, तुम्हारी मेंटल एनर्जी इतनी कंज्यूम होगी कि तुम्हारा दिल करेगा मैं फौरन भागूं फ्रिज में और देखूं वहां पर क्या पड़ा हुआ है, मैं खाऊं उसको। ठीक है, मेक सेंस or no? So I'm यस सर। I'm stopping the recording here. I'm not going to do an exercise. I just did an exercise kind of thing. I just threw you a paper on me for which I am not a specialist, but I just like, so my fundamentals are correct. That is the only advantage that I have, Alhamdulillah, that my fundamentals are correct. And I want you, and I cannot emphasize it more, that our fundamentals should be correct. Make sense or यस no? सर।